हमने जो प्रेरणिक प्रभाव पढ़ा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी और एक थोड़ा सा रिवीजन, फिर उसके अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से और केमिस्ट्री को आगे समझने के दृष्टिकोण से। तो चलिए, आज के क्लास में होने वाला है प्रेरणिक प्रभाव, अनुप्रयोग, अम्लीय प्रबलता, क्षारीय प्रबलता और भी दूसरे इनके गुण हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके आधार पर दूसरे गुणों को प्रभावित करती है प्रेरणिक प्रभाव, किस तरह प्रभावित करती है, इन गुणों को इसका निर्धारण करेंगे और देखेंगे क्विज। हमने ये समझा था कि प्रेरणिक प्रभाव है क्या चीज। परमाणुओं की श्रृंखला में कहीं पर अगर ध्रुवण हो जाए तो उस ध्रुवण का प्रभाव पड़ता है परमाणुओं की उस श्रृंखला पर। अगर इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु या समूह के द्वारा अपनी ओर आकर्षित की जाती है तो कार्बन श्रृंखला या दूसरे परमाणु भी हो सकते हैं, यानी परमाणुओं की जो श्रृंखला होती है वो उसके द्वारा उनसे इलेक्ट्रॉन आकर्षण उस आकर्षी समूह के कारण होता है। लेकिन जिस परमाणु से वो पहले परमाणु से जुड़ा होता है उस पर सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद वाले पर कम, उसके बाद वाले पर कम। हमने ये देखा था। एक बात बता दूं कि क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। तो ये क्या करता है, अगर कार्बन की श्रृंखला में ये क्लोरीन जुड़ा होगा कहीं पर, तो इस क्लोरीन में कौन सा ग्रुप है, कौन सा गुण है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का। सो ये क्या करेगा, यहां पर एक ध्रुवण पैदा करेगा जिससे इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से Cl की तरफ और आंशिक रूप से कार्बन की तरफ आ गया है। मतलब यहां पर चार्ज आंशिक या पार्शियली प्लस एंड पार्शियली माइनस चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन जो बंध वाला इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन की तरफ थोड़ी सी शिफ्ट होने की वजह से ऐसा हुआ है। और इसका कारण क्या था, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हमारे पास क्लोरीन है। इस क्लोरीन का प्रभाव इस कार्बन पर पहला परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये इसका प्रभाव कहां तक हो सकता है। पहले कार्बन पर सर्वाधिक है क्योंकि जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसमें है। ये पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा इसमें है तो नहीं कह सकते, कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, जिसका प्रभाव इस पर थोड़ा कम पड़ेगा। ये जितना है उससे बहुत कम है। वैसे ही यहां पर भी उनसे भी बहुत कम प्रभाव पड़ रहा है। तो मतलब ये हुआ इसका प्रभाव इस कार्बन पर ज्यादा पड़ेगा, इस पर कम पड़ेगा, इस पर कम पड़ेगा। और इस तरह से जितना दूर जाते जाएगा उतना वह प्रभाव कम होते जाएगा। ये नहीं कहेंगे कि भाई इसमें 1 प्लस है तो यहां पर 2 प्लस हो जाएगा, यहां पर ये ऐसा नहीं। कुछ लोगों का मैंने देखा था तो वो गलत कर रहे थे, वो तो आप लोग वो गलती नहीं करेंगे बेटा। तो क्या हुआ, यहां पर इसका प्रभाव धीरे 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 कम हो रहा है इसका प्रभाव। चूंकि परमाणुओं की श्रृंखला पर यह प्रभाव पड़ रही है, संचरित हो रहा है, प्रेरित हो रहा है, इसलिए इस प्रभाव को प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि कार्बन की श्रृंखला पे या परमाणुओं की श्रृंखला में अगर कोई आकर्षी समूह या विकर्षी समूह जुड़ा होगा तो इसका प्रभाव श्रृंखला पर पड़ता है, जो कि क्रमशः कम होते जाता है। यह लगभग 3 से 4 कार्बन परमाणु तक कम होते होते इतना कम हो जाता है कि क्षण पड़ जाता है, यानी कि नेग्लिजिबल हो जाता है। मतलब अगर इसका प्रभाव, ये जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता क्लोरीन की, अगर मतलब जो भी समूह यहां पर होगा आकर्षित समूह, उसकी प्रबलता पर निर्भर करेगा। अगर इसकी जगह पे आयोडीन अगर जुड़ा हो, आयोडीन में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता इनसे बहुत कम होता है। सो वो क्या होगा, इसका प्रभाव 4 या 3 कार्बन तक ना हो करके उससे कम ही कार्बन तक, 1-2 कार्बन तक ही हो। 1 कार्बन तक तो होगा ही होगा, दूसरे कार्बन तक ही हो, क्योंकि वो दुर्बल है। अगर फ्लोरीन जुड़ा हो, आप जानते हो फ्लोरीन प्रबलतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तब क्या होगा,
इसका प्रभाव उच्चतम होने की वजह से या उच्चतम आकर्षी होने की वजह से फ्लोरीन क्या करेगा, जब फ्लोरीन रखेंगे तब ये प्रभाव हो सकता है 4 कार्बन की जगह 5 कार्बन तक जाए, 6 कार्बन तक भी जाए उसका प्रभाव। तो ये है कि कितना प्रबल या कितना शक्तिशाली है वह समूह अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की, इस पर निर्भर करता है। चले, हमने इन चीजों को पढ़ा था, है ना, हमेशा याद रखना, रेगुलर एक क्या लेक्चर वाइज ही पढ़ना चाहिए बेटा, है ना। चलो साहब आगे बात करते हैं। प्रेरणिक प्रभाव या प्रेरण प्रभाव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है -I और दूसरा होता है +I। यहां पर -I समूह क्या होंगे, इनके बारे में बात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमें इस क्रम को याद रखना पड़ेगा। H से ज्यादा प्रभावी है, आकर्षी समूह है C6H5, उससे ज्यादा है ये C6H5 फेनिल ग्रुप, उससे ज्यादा है NH2 एमीन, उससे ज्यादा है ईथर, उससे ज्यादा है अल्कोहल समूह, उससे ज्यादा आयोडीन, फिर ये हेलोजन वाला पार्ट आ जाता है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये बढ़ते जा रहा है। उसके बाद आएगा एमाइड, एमाइड के बाद आएगा एसिड, एसिड के बाद है कार्बोनिल यानी कीटोन समूह, कीटोन के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद SO3H, फिर इसके बाद साइनाइड और इसके बाद है NO2। क्या ये क्रम आपको याद हो गया है? अगर नहीं याद है तो याद करिए। -I समूह की प्रबलता का क्रम, की प्रबलता का क्रम जो महत्वपूर्ण है उन्हीं चीजों को याद करा रहा हूं। मैंने कहा H में ना -I प्रभाव होता है ना +I, तो इसके तुलना में C6H5 ज्यादा -I प्रभाव उत्पन्न करती है। इसकी तुलना में NH2 यहां पर, कहां पर मैंने बताया था, यहां पर ये NH2, इसकी तुलना में ईथर, इससे ज्यादा अल्कोहल, इससे ज्यादा आयोडीन, इससे ज्यादा ब्रोमीन, फिर इससे ज्यादा क्लोरीन, इससे ज्यादा फ्लोरीन, इससे ज्यादा एमाइड, याद करो बेटा याद करो, इससे ज्यादा एसिड ग्रुप, एसिड के बाद कीटोन ग्रुप, फिर उससे ज्यादा एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप से ज्यादा SO3H और इससे ज्यादा प्रभाव डालती है, क्या बोला था मैंने, ये SO3 के बाद साइनाइड, साइनाइड और साइनाइड से ज्यादा NO2। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्रम आप याद रखिए, एग्जाम में पूछे ना पूछे, लेकिन आपको अगर जरूरत पड़ गई एग्जाम के टाइम पे तो मुश्किल में ना जाए। कई बार प्रैक्टिस करो, कई बार याद करो तो याद रहेगा। कोई चीज भूलता इसलिए है कि हम उनको एक बार पढ़ने या एक बार याद करने के बाद हम उनको रिमाइंड ही नहीं करते हैं, उसको सोचते ही नहीं है। आज अभी मैंने आपको याद कराया, अब होने के बाद क्लास होने तक तो याद नहीं होगा। क्लास के बाद आप अपने मन से एक बार बैठो, ध्यान लगाओ, याद हो जाए, फिर एक बार शाम को फिर देख लेना, रात में देख लेना, फिर एक बार सुबह देख लेना, फिर दोपहर, मतलब 2-3 दिन तक इसका प्रोसेस जारी रखना, क्योंकि बाकी चीजें तो समझ में आ जाएगा, उसको याद करने की जरूरत नहीं, बस इसी चीज को याद करने की आपको आवश्यकता होगी। तो इनको याद रखना है भाई, ये हमने आपको बताया कि इनको याद रखना है। हो गया। फिर इसके बाद होता है +I समूह, जो इलेक्ट्रॉन को देता है यानी कि दान करता है, अपने से दूर ले जाता है, इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह है +I। इसमें इनका क्रम बता देता हूं, H से ज्यादा, क्योंकि H में कोई भी
गुण नहीं होता, इलेक्ट्रॉन ना आकर्षित करने का गुण होता है ना दान करने का गुण होता है, ये यहां पे याद रखना। इससे ज्यादा होगा CH3 का प्लस आई को, है ना, माइनस आई का ये वाला था, प्लस आई का ये वाला होगा। CH2CH3, इससे भी ज्यादा प्लस आई समूह होगा CH3 ट्वाइस, इससे भी ज्यादा होगा CH3 थ्राइस। ये याद रखिए। अब हम इन चीजों का उपयोग करेंगे, इनका क्या अनुप्रयोग है हमारी केमिस्ट्री में, उनको देखें। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेरणिक प्रभाव का अनुप्रयोग, हमारी केमिस्ट्री में इनका अनुप्रयोग देखिए। सबसे पहले बात है, आबंध लंबाई पर प्रभाव डालती है ये। अगर प्रेरणिक प्रभाव है तो बंध लंबाई कम हो जाएगा। क्यों होगा ये भी आपको बताऊंगा। द्विध्रुव आघूर्ण पर प्रभाव डालता है, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता पर प्रभाव डालता है, अम्लों की प्रबलता पर प्रभाव डालता है और क्षारों की प्रबलता पर प्रभाव डालता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन सा यौगिक पे बंध लंबाई कम है कि ज्यादा है, किसमें द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, किसमें कम है, ये बता सकेंगे। इससे उनकी क्रियाशीलता के बारे में बात कर सकेंगे कि कौन ज्यादा, द्विध्रुव आघूर्ण जितना ज्यादा होगा वो यौगिक उतना ज्यादा क्रियाशील होगा। एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता के बारे में बात कर सकते हैं, उनकी कंपैरिजन तुलना कर सकते हैं। अम्लों की प्रबलता, कई फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये कौन अधिक अम्ली है, कौन कम अम्ली है, ये सारी जानकारी देगा। अगर किसी एसिड में क्लोरीन अगर अलग अलग जगहों पर जुड़ा होगा तो उनमें से कौन ज्यादा अम्ली होगा, कौन कम अम्ली होगा, इसकी भी जवाब देगा। ये कौन देगा जवाब? प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर हम इनका जवाब दे सकते हैं। यानी कि इसको सिर्फ समझना है, सीखना है, यहां पर याद करने वाली कोई बात नहीं आएगी। याद करने वाला खेल खत्म, जो पहले दिया गया था वही याद करने का, यहां पर सीखने की बात आएगी। फिर आता है क्षारकों की प्रबलता, कौन क्षार अधिक क्षारी है, कौन कम क्षारी है, इन सब के बारे में हमें जवाब देना होगा। तो चलिए हम बात करते हैं आबंध लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, बंध लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रेरणिक प्रभाव बढ़ने पर आबंध लंबाई घटती है। किसी अणु में यदि प्रेरणिक प्रभाव है तो उसकी बंध लंबाई कम होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे CH H H और ये Cl। दूसरा एग्जांपल है CH H H और ये है H, CH H H और ये है I। ये हुआ A, ये हुआ B, ये हुआ C। चलिए CH3 एंड CH3 तीनों में CH3 है। इसमें ये -I प्रभाव समूह है, इसमें कोई समूह नहीं है और इसमें भी -I समूह है। -I प्रबलता किसमें अधिक है? -I प्रबलता क्लोरीन से ज्यादा, क्लोरीन ज्यादा है आयोडीन से। अब यहां पर हम बात करते हैं, इसमें -I प्रभाव है, इसमें भी है, परंतु प्रबलता इसमें ज्यादा है। तो इस जगह पर क्या होगा, इनकी तुलना में ये Cl और कार्बन के बीच की बंध लंबाई कम होगी, इसकी ज्यादा होगी। और इसकी H की ही एक चीज के साथ तुलना कर रहे हो तो इसकी और ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर अगर ऐसा हुआ तो डेल माइनस और डेल प्लस, यहां पर डेल माइनस एंड डेल प्लस, यानी आंशिक रूप से माइनस और आंशिक रूप से प्लस। इस जगह पर भी ऐसा ही हुआ है,
क्या हुआ? ध्रुवण हुआ। प्रेरणिक प्रभाव पड़ा, इसमें भी पड़ा। इसकी तुलना में इसमें ज्यादा पड़ रहा है, तो धन और ऋण द्विध्रुव उत्पन्न हो गया, और द्विध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा रखेगा, क्योंकि यहां पर जो चार्ज उत्पन्न हुआ है माइनस चार्ज और प्लस चार्ज की प्रबलता अधिक होगी इसकी तुलना में, सो एक दूसरे को ज्यादा आकर्षित करेगा। ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा और ये बहुत बड़ा होगा, तो क्या होगा? बंध लंबाई क्या हुआ? बंध लंबाई का क्रम इस जगह पर सबसे लंबा होगा सबसे छोटा होगा जिसमें प्रेरणिक प्रभाव ज्यादा है, तो है ए से बड़ा होगा सी, और सी में से ज्यादा होगा बी की बंध लंबाई। यहां पर भी एग्जांपल दिया गया है, देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और आप जानते हो माइनस आई प्रभाव की प्रबलता का क्रम यह है। तो प्रेरणिक प्रभाव सबसे ज्यादा ये डालती है, फिर कम कम कम, तो इस आधार पर ये इसकी बंध लंबाई सबसे छोटी होगी। यहां पर डेटा भी दिया गया है कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच में 1.38, जबकि कार्बन और क्लोरीन के बीच में 1.78, जो इससे बड़ा है। Br के साथ ये और बड़ा है, और आयोडीन के साथ ये और बड़ा है। तो ये पता चलता है कि बंध लंबाई प्रेरणिक प्रभाव बढ़ने पर कम हो जाती है। कारण, जब प्रेरणिक प्रभाव होता है तो उस जगह का बंध जो है ध्रुवी हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक तरह का आयनिक जैसी गुण हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को आकर्षित और करता है। तो एक बंधन तो है ही सहसंयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन के साथ माइनस और प्लस यानी कि विद्युतीय गुण भी उत्पन्न हो गया, जिसके कारण से वो आकर्षित हो जाता है और वो छोटा हो जाता है। चलिए, बात समझ में आ गई होगी आपको। अगली बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण पर प्रभाव। बेटा, अगर प्रेरणिक प्रभाव है तो ध्रुवण हो गया है, और जब ध्रुवण हुआ है तो उसके द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ेगा। हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, द्विध्रुव आघूर्ण इस बात पर निर्भर करता है कि दो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता में कितना अंतर है। यहां पर दो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है जितना, तभी तो विद्युत ऋणात्मकता में अंतर आया, तभी तो उन दोनों के बीच में प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न हो पाया। तो चलिए यहां पर बात करते हैं। प्रेरणिक प्रभाव के कारण सहसंयोजक बंध ध्रुवी हो जाता है। यह प्रभाव जितना अधिक होगा वह उतना ही द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, यहां पर CH3I CH3Br CH3Cl, द्विध्रुव आघूर्ण इसमें बढ़ेगा क्योंकि यहां पर प्रेरणिक प्रभाव बढ़ रहा है। तो इस तरह से द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ा। द्विध्रुव आघूर्ण जिसको म्यू से दर्शाते हो, इसकी वैल्यू यहां पर दिया गया। आपको वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेटा हम इसलिए बताते हैं कि ताकि आपको पता तो चले कि रियल कहानी क्या है, इसकी रियलिटी क्या है। हम सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे हैं, इसकी सच्चाई हम जानते हैं। एग्जाम में यहां पर कोई नहीं पूछेगा कि इसकी द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा CH3Br का, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। तो इस तरह से यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण पर प्रभाव डालता है प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव जितना बढ़ेगा उतना ही ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ये याद रखिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारा एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता। अगर हम सिंपल से एक बात कह दें कि CH4 ज्यादा क्रियाशील है कि CH3Cl ज्यादा क्रियाशील है, दोनों में ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? तो आप देख रहे हो इसमें प्रेरणिक प्रभाव नहीं उत्पन्न हुआ है, जबकि यहां पर माइनस आई समूह है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, आंशिक माइनस आंशिक प्लस। यहां पर आप देख रहे हो द्विध्रुव है और यहां पर प्रेरणिक प्रभाव है। तो क्रियाशीलता की बात करूंगा तो A और B है, तो अधिक क्रियाशील कौन होगा? क्रियाशीलता, किसकी क्रियाशीलता अधिक होगी? रिएक्टिविटी किसकी होगी ज्यादा? तो यहां पर A की तुलना में B की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब यहां पर एक और एग्जांपल दिया गया भाई, एक क्लोरीन
एक CH3। दूसरे में क्या हो रहा है कि देखिए ये प्लस आई समूह है, ये भी प्लस आई समूह है, ये भी प्लस आई समूह है, यहां पर केवल एक प्लस आई समूह है, तो ये एक बार इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा है। यहां पर ये माइनस आई समूह है, तो ये इलेक्ट्रॉन को तो आकर्षित करेगा, लेकिन एक CH3 आने से ये बढ़ा दिया, और CH3 आने से और बढ़ा दिया, और CH3 आने से और बढ़ा गया। मतलब ये यहां पर ध्रुवण जो है माइनस और प्लस का जो चार्ज है उसमें द्विध्रुव आघूर्ण को बढ़ा दिया। इसमें द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ने से क्या हुआ, इस क्लोरीन की विद्युत बढ़ गई, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई, नेगेटिविटी बढ़ गई, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ गई, यानी ज्यादा विद्युत ऋणी हो गया, और कार्बन यहां पर ज्यादा विद्युत धनी हो गया। जब ये इसके साथ कोई रिएक्शन होना हो तो उस टाइम पे ये किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, जो ज्यादा धन विद्युती है, और ये किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, कार्बन जो ज्यादा ऋण विद्युती है, यानी जिसमें माइनस चार्ज होगा वो इस पर अटैक कर जाएगा। अब माइनस चार्ज होगा वो इस पर अटैक करेगा, जिसमें माइनस चार्ज है उसको क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल तो अभी पढ़े नहीं है, सो आगे जाकर हम पढ़ने वाले हैं, तब ये बात एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बात ये हुआ कि यहां पर इसकी चूंकि ध्रुवण बढ़ गया है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की प्रबलता बढ़ गई है, इसलिए क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यानी कि माइनस आई प्रभाव बढ़ने पर आवेश प्रबलता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उस यौगिक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं। मैं अगर ये सब दे देता हूं, इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो मैंने बोला है वो समझाया है। अगर कुछ लिखने के मन करते हैं, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं शब्दों के आधार पर तो या समझ के आधार पर, तो आपके सामने लिखा हुआ है, उनको आप नोट जरूर कर लीजिए। और अगर आपको ये ज्यादा लगता है तो हमने जितनी बात हमने यहां पर कहा है वो सारी बातें आपको क्लियर हो चुका होगा। मैंने यही कहा कि प्रेरणिक प्रभाव बढ़ने पर या होने पर ध्रुवण बढ़ जाता है, ध्रुवण बढ़ जाता है या आवेश प्रबलता बढ़ जाती है, जिससे क्रियाशीलता बढ़ जाता है। इन दोनों में ज्यादा क्रियाशील ये होगा। अगर मैं एक और चीज यहां पे लगा दूं, इसको A मान लूं, CH3CH2Cl, आपको पता है CH3 की तुलना में इसकी प्लस आई प्रभाव अधिक होता है, तो इस जगह पर आवेश प्रबलता और बढ़ेगी, तो ये B जो है और ज्यादा क्रियाशील हो गया। इसकी जगह पे CH3CH3Cl, इस जगह पर CH3 और बढ़ गया, तो यहां पर आवेश प्रबलता और बढ़ जाएगा, और ये C जो है उससे ज्यादा क्रियाशील होगा, और यहां पर ये D है सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। तो क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, A की तुलना में B ज्यादा, B की तुलना में C ज्यादा, C की तुलना में D ज्यादा क्रियाशील होगा। एल्किल हैलाइडों में ये क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी। अगर मैं यहां पर ये कह दूं कि CH3I CH3Br CH3Cl में कौन ज्यादा क्रियाशील है, तो क्रियाशीलता का क्रम इस तरह बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पर माइनस आई प्रभाव समूह I, Br और Cl है, और इनकी क्रियाशीलता माइनस आई प्रभाव प्रबलता बढ़ रही है, इसलिए भी क्रियाशीलता बढ़ेगी। चलिए साहब, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड मीथेन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, जो मैंने अभी बताया था। यानी यहां पर बोला गया CH3Cl ज्यादा क्रियाशील है CH4 की तुलना में, क्योंकि यहां पर CCl के बीच में यहां पर आंशिक माइनस और आंशिक प्लस हो जाता है, तो क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आकर्षित हो जाती है, जिससे इसमें तनिक रूप से यानी कि आंशिक रूप से माइनस चार्ज और इसमें प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। प्लस चार्ज होगा तो इस पर अटैक करेगा,
धन को कहते हैं न्यूक्लियस, यानी कि जो अटैक करेगा वो है न्यूक्लियोफाइल, यानी कि NU माइनस, जिसको कहा जाता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक अटैक करेगा। तो ये बात अभी सोचने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक, तो ये कोई जिसमें माइनस चार्ज होगा वो अटैक करेगा, सीधी सी बात है कार्बन पर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इस जगह पर कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया है, प्लस चार्ज आ गया, जबकि यहां पर इसके कार्बन पर कोई प्लस या माइनस चार्ज नहीं है। तो यही एक कारण होता है कि प्रेरणिक प्रभाव बढ़ने पर क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो वो जो चीजें मैं पढ़ाया उसका पूरा थ्योरी लिखा हुआ है भाई। अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के अम्लीय गुण। एक बात जानना है कि कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय है, कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल कम अम्लीय है। ये जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय क्यों होता है, इसका गुण एसिडिक क्यों होता है। तो चलिए देखें। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या होता है बेटा? COOH। कोई भी पदार्थ अम्ल तब है जब वो अपना H प्लस दान कर देता है। वो वाला H जो ऑक्सीजन से जुड़ा है, सीधी सी बात है, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा होगा, वो H वो दान कर देता है। तो यहां पर ये H दान कर देगा और बनेगा COO माइनस और H प्लस। ये अम्लीय क्यों है? क्योंकि जल में घुलने पर ये H प्लस दान करता है। ये H प्लस दान किया है, क्या स्थायी रूप से दान कर पाएगा? अगर इस H प्लस को वो स्थायी रूप से दान कर दिया हो तभी जाकर के, H प्लस को उसने स्थायी रूप से दान कर दिया हो तभी जाकर के ये अम्ल होगा। अब स्थायी रूप से दान किया है कि नहीं किया, ये कैसे पता चलेगा? जरा देखिए। CH3 ये R है, इसके साथ अब हम इसको समझेंगे। RCOO माइनस में अनुनाद, मतलब ये इसने H निकाला तो ये बना। अब इसने इसको अगर आकर्षित कर लिया तो H तो गायब हो जाएगा विलयन से। मतलब ये RCO माइनस जो है H प्लस को एक्सेप्ट ही ना करे, दान कर दिया, अलग कर दिया, तभी जाकर के वो स्थायित्व को ग्रहण करेगा। सो यहां पर देखें, इसमें अनुनाद होगा RC डबल बॉन्ड OO माइनस। ये इसका संरचना सूत्र हुआ। अनुनाद को समझने के लिए केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 आप जरूर देखिए। अगर आपने चैप्टर 4 नहीं देखा हो या उस पे प्रैक्टिस नहीं किए हो तो आप करते रहो, तब जाके केमिस्ट्री आपके पकड़ में आ जाएगी। फिलहाल ये अनुनाद पढ़ा रहा हूं, एक बार आपने पढ़ा है, एक बार रिमाइंड जरूर कर लीजिएगा। अनुनाद का मतलब क्या हुआ या रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ? रेजोनेंस का मतलब होता है कि किसी यौगिक के अणु या कोई आयन हो, इनके सभी गुणों की व्याख्या हम केवल एक संरचना सूत्र से ना करके हमें कई संरचना सूत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस घटना को हम अनुनाद कहते हैं। तो यहां पर देखिएगा RC डबल बॉन्ड O और ये है। इसकी एक दूसरी संरचना भी हमें देखने को मिल सकता है कि ये दूसरी संरचना हमें देखने को मिलेगा RCO और ये डबल बॉन्ड। मैं अनुनाद को और भी समझाने वाला हूं इस चैप्टर में, ध्यान रखना। फिलहाल ये दो संरचना आपको हो सकता है। अब ये मत बोलिएगा R के साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये परमाणु वहीं पे है भाई, वो परमाणु चेंज नहीं, जगह नहीं चेंज किया, डबल बॉन्ड चेंज किया। एक्चुअली हुआ क्या होगा, यहां पर हुआ यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है यहां पे आ गया और ये वाला यहां पे चला गया।
नहीं समझ में आ रहा है? मैं आपको समझाता हूं बेटा। देखो भाई, अगर समझने की कोशिश करते हो तो मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगा, नहीं करते हो तो मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको। आप पे डिपेंड करता है कि आप समझने की कोशिश करते हो नहीं। चलो मैं आप इसको बात को समझाता हूं। नहीं समझ में आ रहा जिन बच्चों को, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, देख रहे हो? ओ यहां पर, अब लेविस डॉट सिंबल या लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो जानते ही हो ना। तो चलिए, अब इससे पहले की क्लास में मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट होता है, विस्थापित होती है। ये वाला यहां पर विस्थापित हो जाए तो क्या होगा जरा बताओ। आर वही है, सी भी वही है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड बचा। अब बताओ, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म तो नजर आ ही रहा है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहां पर एक, मतलब एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बंद इधर स्थानांतरित हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ गया। ऑक्सीजन का है एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का भी आ गया, ये माइनस चार्ज हो गया। इससे क्या हुआ, कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर प्लस। जानते हो ना, कल की क्लास पे प्रैक्टिस किए हो ना, इलेक्ट्रॉन विस्थापन पर प्रैक्टिस किए हो ना। अगर नहीं किए हो बेटा तो आप बहुत बड़ी गलती में हो, क्योंकि आगे मैंने कल ही बोला था, बहुत जोर लगा के बोला था, कई बार बोला था कि अगर कल की क्लास नहीं समझे, कल की बात हो रही थी ना, मैं कल बोला था ये कि आज की क्लास को अगर ठीक से नहीं समझे या कोशिश नहीं की या प्रैक्टिस नहीं किए तो अगले क्लासेस आपके लिए बहुत लेंथी हो जाएगा। यह चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, याद रखना। जो बच्चा 11th में नहीं सीख पाता है उसको समझने के लिए बहुत तकलीफ होती है, यहां तक कि वो आगे की पढ़ाई में भी उसको तकलीफ होता है बहुत ज्यादा। सो इस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा बेहतर तरह से पढ़ने की कोशिश करिए, बस इतना ही कहूंगा। चलिए साहब, ये स्थापित हो गया, अब इतना तो क्लियर हो गया। अब यहां पर धन चार्ज है, ऑक्सीजन है मेरे पास, यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर है 3 और एक माइनस चार्ज है। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इस जगह पर चला जाए, इसका मतलब क्या हो, ये इलेक्ट्रॉन ये चला गया यहां पे, तो क्या हुआ जरा सोचो, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया और डबल बॉन्ड बन, एक बॉन्ड और बन गया। यहां पर से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से चला गया था इस तरफ और इस जगह पर आया माइनस चार्ज। जब ऐसा हुआ तो तब ये माइनस प्लस 0 हो गया और यहां पर ये माइनस प्लस 0 हो गया। इस तरह से ये दूसरी संरचना बन गई। इस तरह से इलेक्ट्रॉन के विस्थापन का बहुत बड़ा महत्व है हमारे लिए कि इलेक्ट्रॉन विस्थापित होती है तो क्या संरचनाएं बनेंगी। अब ये भी सीखेंगे मेसोमेरिक प्रभाव में कि कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो सकता है और किस प्रकार विस्थापित हो सकता है। तो अभी मेसोमेरिक भी पढ़ेंगे, अभी तो हमारा प्रेरणिक प्रभाव चल रहा है तो प्रेरणिक प्रभाव को कर लेते हैं। यहां पर उस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से इन दोनों में क्या हुआ, 2 प्रकार की संरचनाएं बना। अब एक बार करके देखिएगा और क्लास हो जाने के बाद वीडियो आगे पीछे करके भी देख सकते हो। चलो क्या हुआ, तो ये 2 संरचनाएं याद रखना, इसमें अनुनाद है, किसमें, RCO- में अनुनाद है। जिस भी संरचना में या जिस भी आयन में अनुनाद होता है वह स्थायी होता है। तो इसके कारण क्या हुआ, अनुनाद संकर संरचना बन गया इसका। इसके कारण क्या हुआ, अनुनाद संकर संरचना RCO, इस जगह पर डबल बॉन्ड, इस जगह पर डबल बॉन्ड, कुछ समय के लिए आया है और माइनस चार्ज दोनों ऑक्सीजन पर कुछ समय के लिए आया हुआ है। इस तरह से हम बोल सकते हैं ये अनुनाद संकर संरचना बन गया। यहां पर डबल और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी कोई डबल नहीं है कोई सिंगल नहीं है, डबल और सिंगल दोनों बंधुओं का यहां पर सामंजस्य है, दोनों का प्रभाव है। और इस तरह से हमने देखा अनुनाद। अब यहीं पर आपको एक बात बताना चाहूंगा, चूंकि यहां पर क्या होता है, RCOO- में अनुनाद होने के कारण
यह स्थाई है। मतलब क्या स्थाई है? ये स्थाई है, ये स्थाई हो गया कारण अनुनाद के कारण। ये स्थाई हो गया अनुनाद के कारण, और अनुनाद के कारण स्थाई हो गया, तो ये स्थाई है यानी कि H+ से नहीं जुड़ पाएगा। अस्थाई मतलब क्रियाशील, क्रियाशील होगा तो H+ के साथ जुड़ जाता। ये स्थाई हो गया, स्टेबल हो गया, अपने आप में रह सकता है, तो H को छोड़ के भी रह सकता है, तो H+ को छोड़ दिया। इस प्रकार विलयन में H+ मुक्त रहता है तथा RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय होता है। अम्लीय होता है मतलब अम्ल होता है। चलिए साहब, इतनी बातें तो क्लियर है। H+ को दान करने में कब आसानी, ये बात तो क्लियर होगी कि अम्लीय क्यों। कल के डेट में एक प्रश्न है कि भाई अम्लीय क्यों है, तो इसका कारण आपके पास हो गया कि इसका कार्बोक्सिलेट आयन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे तो बता देते, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है कार्बोक्सिलेट आयन। ये क्या चीज है? अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड अम्लीय है, ये क्लियर हो गया, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड H+ दान करता है, H+ दाता है, जिससे विलयन में H+ आ जाएगा, इसलिए अम्लीय है। भाई ये H+ दान करना, इसका मतलब क्या हुआ, जरा समझेंगे। RC≡OOH H+ दान करने का मतलब हुआ कि O और H के बीच का बंध वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया। RC≡OO- हो गया और H+ हो गया, जो अलग हो गया। आपने ऐसा ही बॉन्ड को कल तोड़ा था इलेक्ट्रॉन विस्थापन में, ठीक है। तो यही काम इस जगह पे हुआ कि इस जगह का बंध वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ, तब H+ बना। अब आप यहां पर जो देख रहे हो, अब ये जो है ये स्थाई है, H+ नहीं ले सकता। यही का पोर्शन को ध्यान दीजिएगा। जो प्रभाव OH बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापन को बढ़ाता है, इसकी अम्लीय प्रबलता बढ़ाता है। इसकी अम्लीय प्रबलता में वृद्धि करेगा। अब जरा समझें, RC≡OOH, दूसरा है RC≡OOH। इस जगह पे H लगा हुआ है, इस जगह पर -I समूह लगा हुआ है, इस जगह पर H लगा हुआ है, और मैं मानता हूं कि इस जगह +I समूह लगा हुआ है। जरा समझेंगे कौन अधिक अम्लीयता को बढ़ाएगा। आप ये भी जानते हो कि यहां पर ये इस तरफ शिफ्ट होगा तभी H+ बनेगा, ये इस तरफ शिफ्ट होगा तभी H+ बनेगा। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। -I समूह वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसने
प्रभाव डाला तो इस जगह पर आंशिक माइनस आंशिक प्लस हो गया। इसका प्रभाव इस कार्बन पर पड़ा, इसका प्रभाव अगले कार्बन पर भी पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे कम होते जाएगा। इधर ही पड़ेगा, इधर ही अपनी तरफ खींचने वाला, ये इधर भी पड़ा और इधर भी पड़ा। क्या देख रहे हो? माइनस आई जो है, माइनस आई समूह क्या करता है? O और H के बीच के इलेक्ट्रॉन विस्थापन को बढ़ाता है। समूह इलेक्ट्रॉन विस्थापन को बढ़ाता है। अतः अम्लीयता बढ़ाता है। ध्यान रखें, यहां पर प्लस आई क्या करेगा? अपने से दूर भेजा गया इलेक्ट्रॉन, देखिए क्रमशः वो इस परमाणु में चला गया, इसके बाद इसमें चला गया, इसमें चला गया। इलेक्ट्रॉन विस्थापन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बंद वाला इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की तरफ जो आना चाहिए उसको वो रोक रहा है। प्लस आई प्रभाव रोकता है। प्लस आई समूह इलेक्ट्रॉन विस्थापन को रोकता है, यानी कि अम्लीयता कम करता है। हमने इस पेज में क्या क्या समझा? पहले यह समझा कि यह अम्ल होता है। क्यों होता है? क्योंकि H+ दान करता है। H+ दान किया तो उस H+ को ग्रहण करने की क्षमता कमजोर हो जाता है। कब? जब इसमें अनुनाद होता है। यानी यहां पर हम समझेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलने पर H+ दान कर रहा है। हम इस बात को निर्धारित कर रहे हैं कि H+ इसमें वापस ना आए। हमने जानते हैं कि ये स्थायी है। भाई ये स्थायी है तभी तो नहीं आएगा इसमें। स्थायी क्यों है? क्योंकि इनमें अनुनाद पाई जाती है। अनुनाद की वजह से ये स्थायी है और ये H+ को ग्रहण नहीं कर पाता, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय है। अब सवाल होता है कि H+ दान कैसे हुआ? H+ दान ऐसे हुआ कि O और H के बीच का बंद वाला इलेक्ट्रॉन O की तरफ चला गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये हो गया H+ और ये बन गया। अब ये स्थायी होने की वजह से इसको ग्रहण नहीं कर पाता, ये बात हमने यहां से सिद्ध कर दिया था। इस काम को O और H के बीच के बंद वाले इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ विस्थापित करने के लिए जो प्रभाव प्रभावी होगा वो इसकी अम्लीयता को बढ़ाएगा। सो यहां पर माइनस आई को हमने देखा कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करती है, तो ये प्रेरित होते हुए अगले परमाणु तक पहुंच जाता है। यहां तक पहुंचने पर इन्होंने क्या किया कि O और H के बीच के बंध को विस्थापित किया, इलेक्ट्रॉन को विस्थापित किया ऑक्सीजन की तरफ, यानी कि ये तोड़ने में काम करता है। H और H+ और O- को अलग करने में काम करता है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल को कार्बोक्सिलेट बनाने में, कार्बोक्सिलेट आयन बनाने में और H+ को मुक्त रखने में यह मदद करता है। कौन? माइनस आई। इस तरह से माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लीयता बढ़ेगा। लेकिन प्लस आई क्या करता है? देखो रोक रहा है। इधर इलेक्ट्रॉन खींचने की जगह वो उधर पुश कर रहा है, H की तरफ नहीं आने देना, ये करके। तो इस तरह से H+ हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा, या हो भी रहा है तो कम हो जाएगा, तो अम्लीय प्रबलता कमजोर पड़ जाता है। इस तरह से ये काफी बनाने में कौन मदद करता है? कौन? माइनस आई। इस तरह से माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लीयता बढ़ेगा। लेकिन प्लस आई क्या करता है? देखो रोक रहा है। इधर इलेक्ट्रॉन खींचने की जगह वो उधर पुश कर रहा है, H की तरफ नहीं आने देना, ये करके। तो इस तरह से H+ हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा, या हो भी रहा है तो कम हो जाएगा, तो अम्लीय प्रबलता कमजोर पड़ जाता है। इस तरह से ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है हमारे लिए। और अब देखते हैं कि अम्लीय प्रबलता का क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने अभी बताया था अम्लीय प्रबलता क्या होगा। कार्बोक्सिलिक अम्लों की, RCOOH अम्लों की प्रबलता, फैटी एसिड इसी को कहते हैं ना भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रबलता। चलिए साहब यहां पर बात करते हैं कि RCOOH
की अम्लीय प्रबलता किस बात पर निर्भर करती है? हम जान चुके हैं कि माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा तो बढ़ेगा और प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती संबंध मतलब घटेगा इस स्थिति में। यहां माइनस आई प्रभाव प्लस आई प्रभाव, क्लियर? इस आधार पर हमें काम करना है। तो आप समझ गए होंगे कि माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लीयता बढ़ेगी, प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो घटेगी। बस हम लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं अपने शब्दों में। कार्बोक्सिलिक अम्लों में माइनस आई समूह उपस्थित हो तो अम्लीयता बढ़ जाती है, परंतु प्लस आई समूह हो तो अम्लीयता घट जाती है। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। पहला एग्जाम्पल, फॉर्मिक एसिड तथा एसिटिक एसिड। भाई नाम अगर हम सुन रहे हैं तो क्या चीज है, फॉर्मूले से क्लियर होगा। इसका फॉर्मूला क्या है? HCOOH और इसका फॉर्मूला है CH3COOH। जरा इसका संरचना सूत्र बना लेते हैं। H C डबल बॉन्ड OOH, यहां पर है CH3 C डबल बॉन्ड OOH। बंद वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यहां पर बंद वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये अम्ल का गुण होता है, जैसा कि हमने पहले देखा। अब यहां इसमें और इसमें क्या फर्क है? यहां पर देखने को मिल रहा है कि प्लस आई समूह कौन है? H की तुलना में CH3 में ज्यादा होता है और H में होता ही नहीं है एक तरह से। तो यहां पर प्लस आई समूह नहीं है, यहां पर H है ना ये, और यहां पर CH3 है, तो ये प्लस आई समूह है। प्लस आई समूह होने पर क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा। यहां तक पहुंचा, अब अगले परमाणु की श्रृंखला में पहुंचाना होता है, तो इसका प्रभाव इस परमाणु से इस परमाणु के बाद अगला परमाणु ये आ रहा है इस तरफ और इस तरह से इस तरफ। अब आपके दिमाग में ये होगा सर इधर क्यों नहीं गया? भाई उधर भी जा रहा है, पर जहां पे प्रभाव हो रहा है हम उस जगह पे जाके चेक करते हैं कि उस जगह पे क्या हो रहा है, उस प्रभाव को ये निरस्त कर रहा है कि बढ़ा रहा है। इसने इस प्रभाव को प्लस आई ने जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रॉन है बंद है उसे ऑक्सीजन की तरफ भेजने से रोक रहा है, जिससे H प्लस बनने से रुकेगा, तो H प्लस बनना कमजोर पड़ेगा। तो इस प्रकार से H प्लस, अब इन दोनों की तुलना करते हैं तो ये A मान लें, इसको B मान लें, तो कौन अधिक अम्लीय होगा? तो अम्लीय प्रबलता ये रोक रहा है, मतलब अम्लीयता कम हो गया, इसके आने से अम्लीयता कम हो गया। प्लस वैसे डायरेक्ट हमने पढ़ लिया कि प्लस आई आता है अम्लीयता कम होता है। समझना है, हमने समझ भी लिया कि प्लस आई इन्होंने आने की वजह से और इन्होंने किस तरह प्रभाव डाला ये भी देख लिया। तो यहां पर अम्लीय प्रबलता होगा
ए अधिक अम्लीय होगा बी की तुलना में, यानी कि फॉर्मिक अम्ल अधिक अम्लीय होगा एसिडिक अम्ल की तुलना में। चले आगे बढ़ते हैं। दूसरा, एसिटिक एसिड और मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COOH, मोनोक्लोरो एसिडिक ClCH2COOH, यानी इसमें एक H को हटा करके क्लोरीन जुड़ा हुआ है। हमें देखना होगा कौन ज्यादा अम्लीय है कौन कम अम्लीय है। इसका संरचना सूत्र की तरफ चलते तो हमें नजर आ रहा है CH3 C≡OOH। यहां पर आप लोग बताओ कि कौन अधिक अम्लीय होगा। चलो बताओ भाई, इन दो चीजें मैंने दे दिया है, आप बताओ कि कौन अधिक अम्लीय होगा। चलो हो गया। इस जगह पर O और H, इधर ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विस्थापित होना है। इस काम को रोकेगा तो अम्लता कम होगा, इस काम को बढ़ाएगा तो अम्लता बढ़ेगा। अगर हम अंतर देखें दोनों यौगिकों में तो इस चीज का अंतर है, इसमें H है और इसमें Cl है। -I समूह प्रबलता क्या होगा, H की तुलना में Cl में अधिक। तो कौन सा समूह लगा हुआ है, -I समूह है इसमें। ये क्या करता है, ये करता है इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता है, सॉरी अपनी तरफ आकर्षित करता है। -I मतलब आकर्षित करने वाला, अपनी तरफ आकर्षित करता है, विद्युत ऋणात्मक है। फिर ये इसका प्रभाव इस जगह पर भी पड़ेगा, इसका अगले स्टेप में भी पड़ेगा, फिर ये पड़ेगा। क्या किया उसने, क्या किया उसने, उसने इस प्रभाव को बढ़ाया है इधर ही। तो इस तरह से हुआ। अम्लीय प्रबलता एसिटिक एसिड से क्लोरो एसिटिक एसिड की अधिक होगी। अब पूरा नाम हमने लिखा है, मोनोक्लोरो लिखा है तो मोनोक्लोरो ही लिख देते हैं। मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड की अधिक होगी। ये है भाई, क्लियर। तो एसिटिक एसिड से अधिक मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड होगा। और एग्जांपल देखते हैं, चलिए इसको जवाब देना मुझे ना। थर्ड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड डाइक्लोरो एसिटिक एसिड एंड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। में कौन अधिक अम्लीय है। तीन चीजें मैंने आपको दिया है, एक है CHCl CH2COOH, दूसरा दिया, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, यहां पे आप लिखने का तरीका ये भी अपना सकते हो कि भाई CH2Cl COOH CHCl2COOH, जहां पर क्लोरीन इसमें एक जुड़ा है, इसमें दो जुड़ा है।
CCl3COOH। कौन अधिक अम्लीय होगा? इसको चलिए हम ABCD बता देते हैं। A, B, और ये है C। बताइए ABC में कौन अधिक अम्लीय होगा? हाँ, ABC में अगर सिंपल सा कुछ नहीं सोचे तो हम यही सोच सकते हैं, डायरेक्ट सोच सकते हैं कि भाई इसमें एक क्लोरीन है, इसमें 2 क्लोरीन है, इसमें 3 क्लोरीन है, यानी क्लोरीन यानी -I समूह, क्लोरीन यानी -I समूह, -I समूह बढ़ते जा रहा है, अम्लीय प्रबलता बढ़ती जाएगी, क्योंकि -I बढ़ेगा तो अम्लीय प्रबलता बढ़ती है। तो इस तरह से अम्लीय प्रबलता का क्रम क्या होगा? क्या होगा? A की तुलना में B अधिक है, B की तुलना में C अधिक है। पता चल गया? एक्सप्लेन करते हैं, चलिए। C, इसमें एक Cl है, ये है डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, ये लीजिए। यहां पर देखिए ये गुण है, ये लीजिए। क्या हुआ बेटा? ये बंध इस तरफ स्थापित हो रहा है, ये बंध किस तरफ स्थापित हो रहा है? इसके तरफ। यही गुण होता है अम्ल का। इस गुण को बढ़ाएगा कौन अब और घटाएगा कौन? -I प्रभाव हो तो बढ़ाएगा और +I होगा तो घटाएगा। तो यहां पर आप बताइए क्या हुआ? यहां पर -I समूह है Cl, ये -I समूह है Cl, एक बार है, तो ये एक Cl ने इस तरह से, अब ये देखो एक Cl का प्रभाव पड़ा, यहां पर एक Cl, ये लीजिए, दूसरा Cl प्रभाव डालेगा, फिर ये इधर संचरित हो रहा है ये प्रभाव, ये लीजिए। तो यहां पर एक Cl के कारण विस्थापन, यहां पर 2 Cl के कारण विस्थापन ज्यादा शक्तिशाली होगा, और इस जगह पर 1, 2, 3, तो 3 Cl ने यह प्रभाव तिगुना बढ़ा दिया एक तरह से। तो देख रहे हैं आप क्या हुआ कि इसके तुलना में अधिक अम्लीय ये हुआ, उसके तुलना में ये अधिक अम्लीय हुआ। कारण समझ में आया? -I प्रभाव बढ़ने से अम्लीय प्रबलता बढ़ती है। हम और एग्जांपल देख लें। CH3 CH2 CH Cl CO, मैं यहां पर लिख देता हूं COOH, और दूसरा है CH3 CHCl CH2 COOH। इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, और इसका नाम क्या होगा? 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। चलो बताओ, 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड और 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड में कौन अधिक अम्लीय होगा? चलिए बताइए।
तो आप लोगों ने ये बना लिए, बताइए कौन अधिक अम्लीय होगा। इसमें देखिए कि ये जो Cl है वो कहां पे है। अब आपको नंबरिंग की बात करूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें Cl ज्यादा दूर है, यहां पर 2 पर है, यानी यहां पर 2 पोजीशन पर है, यहां पर 3 पोजीशन पे। तो OH से दूरी इसमें कम है और इसमें OH से दूरी ज्यादा है। आपको पता है कि इसका प्रभाव जो है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का प्रभाव, यानी कि -I प्रभाव है, -I प्रभाव बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ती, ये बात पता है। तो ऐसा नहीं कि दोनों की अम्लीय प्रबलता बराबर है, दोनों में से एक की अम्लीय प्रबलता अधिक होगी। और आप ये भी जानते हो कि -I प्रभाव इस प्रभाव को बढ़ाता है, यानी इसकी दूरी बढ़ने पर उसकी प्रबलता कम होती जाएगी, क्योंकि यहां से देखिए OH पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा, तो इससे इसकी दूरी नजदीक है, जबकि इससे इसकी दूरी काफी ज्यादा है। तो दूरियां बढ़ने से क्या होगा कि -I प्रभाव की प्रबलता कम हो जाएगी। तो यहां पर किस में प्रबलता कम है, इसमें कम है, यानी कि अधिक अम्लीय कौन होगा, ये वाला अधिक अम्लीय होगा। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल पे देखें, ये अगर मेरे पास ये हो तो क्या करेंगे, CH3 CHBr COOH CH3 CHCl COOH, दोनों में Br और Cl समान दूरी पर है। और दूसरी बात यह है कि -I प्रभाव जो है Br से ज्यादा Cl में होता है। -I प्रभाव बढ़ने पर बढ़ता है अम्लीय प्रबलता, यानी यहां पर ये होगा, ये जितना जो जिसकी प्रभाव ज्यादा है वो अधिक अम्लीय होगा। तो यहां पर जवाब मिल गया कि ये क्लोरो प्रोपियोनिक अम्ल, 2 ब्रोमो प्रोपियोनिक अम्ल और 2 क्लोरो प्रोपियोनिक अम्ल में 2 क्लोरो प्रोपियोनिक अम्ल ज्यादा अम्लीय होगा। ये कुछ एग्जाम्पल और भी दिए गए हैं, इसकी अम्लीय प्रबलता के बारे में बात करते हैं। ये एसिटिक एसिड है, आयोडो एसिटिक एसिड अधिक अम्लीय होगा। फिर बात करते हैं यहां पर ब्रोमो एसिटिक एसिड और ज्यादा अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि -I प्रभाव बढ़ रहा है, ये तो +I प्रभाव डालता है, पर इसके साथ ये बढ़ते जा रहा है। यहां पर क्लोरीन की संख्या बढ़ गई और अधिक अम्लीय होगा, यहां पर ट्राइक्लोर हो गया और बढ़ गया। pKa का मान जितना कम होता है अम्लीय प्रबलता उतना ही अधिक होता है। यहां पर इसकी वैल्यू pKa की वैल्यू के आधार पर दिया गया है। चलिए साथ, क्षारकों की प्रबलता यानी कि क्षारीय प्रबलता। क्षारीय प्रबलता हम एमिनो की बात करते हैं। क्षारीय प्रबलता बढ़ेगा या घटेगा? देखिए, क्षारीय प्रबलता +I प्रभाव बढ़ने पर बढ़ता है, जबकि -I प्रभाव बढ़ने पर घटता है। ये इस बात को याद रखें। हम अगर अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया, तो N ये H पर 3 N पर 3 H लगा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या होता है? लुईस क्षार होता है। इसी तरह से कोई प्राइमरी एमाइन है, वो भी इसी तरह की संरचनाओं के साथ है, ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है। सेकेंडरी एमाइन भी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता है। टर्शियरी एमाइन भी ऐसा ही है, सब में इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है।
ये सभी लुईस क्षार हैं। अब ये समझ लो कि मान लेते हैं ये अमोनिया है, हमने अमोनिया ले लिया, इसको A बोला मैंने, दूसरा मैंने ले लिया CH3NH2। ये CH3 जो है प्लस I समूह है। अब आप बताओ कि कौन अधिक अम्लीय होगा। यहां इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रबलता को जो बढ़ाएगा, अम्लीय प्रबलता बढ़ाएगा। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन युग्म को निष्कासित करने या कराने वाला समूह प्लस I है। इसकी क्षारीय प्रबलता को बढ़ाएगा, क्षारीय प्रबलता को बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर प्लस I है, मतलब इलेक्ट्रॉन को इस तरफ शिफ्ट करेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलने में आसानी होगी। सो क्षारीय प्रबलता क्या होगा, क्षारीय प्रबलता जो है A की तुलना में, इसको मैं A मानता हूं और इसको मैं B मानता हूं, तो हम देखेंगे A की तुलना में B अधिक क्षारीय होगा। बस माइनस I अगर लग गया तो कम क्षारीय होगा। मैं अगर यहां पर कह दूं भाई मेरे पास C भी है, चलिए C के साथ एक Cl लगा हुआ है और NH2 है, तो बताओ इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित किया है इस तरह से, जो दान करने का गुण था उसको कम कर दिया इसने, तो ये सबसे कम क्षारीय होगा। ये लो सबसे कम क्षारीय होगा C। तो माइनस I बढ़ेगा तो घटेगा क्षारीय प्रबलता, प्लस I प्रभाव बढ़ेगा तो क्षारीयता बढ़ेगा। एमिनो की क्षारीय प्रबलता का क्रम अगर मेरे पास है कुछ, देखिए साहब एक सिंपल सी चीज देखें, CH3NH2, CH3NH, CH3N, CH3, CH3। ये प्लस I समूह है, प्लस I प्रभाव बढ़ रहा है, क्षारीयता बढ़ेगा A, B, C। ये लीजिए यहां पर दो बार आया CH3, ये NH लिख सकते हो, और यहां पर 3 बार आया, यहां पर 3 बार आया। आप देख रहे हो कि प्लस I प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं, और प्लस I प्रभाव बढ़ने का मतलब होता है, प्लस I प्रभाव बढ़ने का मतलब होता है कि जैसे जैसे प्लस I प्रभाव बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को मुक्त करने की क्षमता बढ़ेगा। इस तरह से क्षारीय प्रबलता A से ज्यादा B का, B से ज्यादा C का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लस I प्रभाव बढ़ा है। परंतु होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन निकलने का गुण बढ़ना चाहिए, पर जब CH3 की संख्या बढ़ जाती है तो क्या करता है, इस नाइट्रोजन वाले समूह को घेर लेता है, क्योंकि आपको पता है CH3 का सीधा सा मतलब है ये वाली स्ट्रक्चर, इसको घेर लेता है। इसको कहते हैं हम लोग बाधा, त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधाकारी प्रभाव।
यहां पर एक प्रभाव और लग गया, त्रिविम बाधाकारी प्रभाव। इससे क्या होता है, त्रिविम बाधा लगने से क्या हुआ कि इसकी जो क्षारीय प्रबलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन्होंने पूरी तरह घेर लिया नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म है, उसको दान करने की क्षमता कमजोर पड़ गई। सो इसकी क्षारीयता सबसे कम हो जाती है, तो सी की क्षारीयता सबसे कम हो जाती है। ये हो जाता है किस में चला गया, ज्यादा से, अब ये कम में चला गया। होना तो इसी के ज्यादा चाहिए था, कम हो गया। तो देखो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तो सबसे पहली बात है कि इसका से ज्यादा इसका, इसके ज्यादा इसका होना चाहिए, लेकिन इसका सबसे कम हो जाता है। यही बात देखने को मिला। देखो तो प्राथमिक से ज्यादा द्वितीयक, द्वितीयक से ज्यादा तृतीयक का होना चाहिए था, लेकिन तृतीयक का सबसे कम हो गया है। अब चलते हैं अगली बात है, C2H5 वाले में प्राथमिक से ज्यादा द्वितीयक का होना चाहिए और द्वितीयक से ज्यादा तृतीयक का होना चाहिए, लेकिन तृतीयक की जो क्षारीय प्रबलता है त्रिविम बाधाकारी प्रभाव की वजह से कम हो जाता है, लेकिन प्राथमिक से कम नहीं हो पाता है, वो द्वितीयक से कम हो जाता है। ये सब याद रखेंगे। अब हम कुछ और चीजों में देखते हैं। हम C2H5, देखो CH3 दो बार, अमोनिया, अमोनिया से अधिक होगा क्षारीय प्रबलता C2H5 वाले का, इससे अधिक होगा। देखो यहां पर एक बात समझना, NH3 से अधिक होगा, NH3 से अधिक होगा CH3NH2 का, इससे अधिक होगा C2H5NH2 का, लेकिन इससे भी अधिक होगा C2H5 ट्वाइस NH का, जो कि यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन C6H5 लगा है तो -I प्रभाव लगा है, -I प्रभाव वाले का कम होगा, C6H5NH2 का। हम देखें प्रश्न, चलो पहले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। इस जगह प्रश्न है, सबसे अम्लीय है, सबसे प्रबल अम्लीय है, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है? चलिए जवाब दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए। जब तक फॉर्मूला नहीं जानेंगे तब तक पॉसिबल नहीं होता है, ये जानते हैं आप लोग। हमने इसको प्रूव भी किया था कि HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH, C3H7COOH, सबसे अधिक अम्लीय होगा एक फॉर्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक क्षारीय है? सर्वाधिक क्षारीय इनमें से कौन सा होगा? एक है एनिलिन, ये डाई, ये ऐसा होगा, 3 होगा। चलिए बताइए, अमोनिया द्वितीयक, तृतीयक एमीन, द्वितीयक एमीन, और इसमें ये आपका है एनिलिन C6H5NH2। चलो बताओ। तो इस जगह पर होगा, आप जानते हो, इससे अधिक क्षारीय होगा, ये कम क्षारीय होगा, इससे अधिक क्षारीय होगा, इससे अधिक क्षारीय द्वितीयक होना चाहिए, फिर तृतीयक होना चाहिए, लेकिन तृतीयक का कम हो जाता है क्योंकि बाधाकारी प्रभाव पड़ता है, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन राइट है। तीनों अमीनो की अमोनिया के, तीनों अमीनो और अमोनिया के क्षारीय गुण की का घटता हुआ क्रम कौन सा होगा? घटते हुए क्रम में बताना है, बढ़ते हुए क्रम में नहीं बताना है, घटते हुए क्रम में। चलिए तो यहां पर अमोनिया दिया गया है, अमोनिया से कम इनका होता है, तो इससे कम वाला कौन सा है? ये वाला, ठीक है। इससे अधिक और ये इससे अधिक, ये देखिएगा, और ये C2H5 के साथ है, तो बी ऑप्शन राइट है। आज की क्लास हमने प्रेरणिक प्रभाव से संबंधित रखा है, और जो भी चीजें आज पढ़ाई गया है वो आपके एग्जाम में अलग अलग पार्ट में भी पूछा जाता है। जैसे हमने एसिटिक अम्ल वाला पार्ट भी हमने देखा था बहुत सारे, तो वो उस जगह पे भी पढ़ने को मिलेगा 12th में।
12th वाला पोर्शन में, मैं 12th में नहीं बोलूंगा, 12th वाले भाग में नीट के, और अमीन वाला भाग में भी ये क्षारीय प्रबलताओं का क्रम भी मिलेगा। तो और हम इस चैप्टर में भी इसी चीज को पढ़े। तो याद रखिएगा, जो चीज हम यहाँ पे पढ़ते हैं वो आने वाले टाइम पे काम आते जाता है। ठीक है, फिलहाल आज तो हमने प्रेरणिक प्रभाव पढ़ा, उसके अनुप्रयोग पढ़े। नेक्स्ट क्लास होगा हमारा मेसोमेरिक प्रभाव और उसका अनुप्रयोग। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।